नमस्कार। आप पढ़ रहे हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक अरस्तू और हमारा टॉपिक जो अरस्तू है उसमें ये 3-4 बिंदु आज हम पढ़ेंगे। अरस्तू का परिवार संबंधी विचार, महिला संबंधी विचार, अरस्तू का लौकिकवाद, अरस्तू के स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत और विधि का शासन। मैं डी पाराशर धर्मवीर पाराशर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद डी पाराशर। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट का पीजीटी, नेट, जेआरएफ, स्कूल लेक्चरर, राजस्थान सरकार से लेके किसी भी हिंदी भाषी राज्य का, तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम का होने जा रहा है। और इस प्रकार के हमारे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, उनको अपना फायदा कर सकते हैं। इंडिया का टॉप कंटेंट और कंसेप्ट देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक्स पर बात करते हैं। अरस्तू यूनानी विचारक, सभी जानकारियों का गुरु, सिकंदर का गुरु, प्लेटो का शिष्य। इससे पहले भी अरस्तू के बारे में कई वीडियो हमने बनाए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर डले हुए। इस वीडियो में हम इन बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो पहला ही जैसे टॉपिक है कि परिवार संबंधी विचार। अरस्तू की दृष्टि में परिवार क्या है? अरस्तू की दृष्टि में परिवार में, अरस्तू की दृष्टि में परिवार में सबसे पहले तो परिवार एक नैसर्गिक या प्राकृतिक, नैसर्गिक या प्राकृतिक संस्था या समुदाय है। यहां पे एक शब्द आया, नैसर्गिक या प्राकृतिक। अरस्तू की दृष्टि में परिवार नैसर्गिक या प्राकृतिक संस्था या समुदाय है। अभी वो रोड से गाड़ी लगे हुए, ठीक है, तो थोड़ी देर बैठ जाओ, अभी मैं इसकी बात दे दूंगा। परिवार एक नैसर्गिक या प्राकृतिक संस्था या समुदाय, तो इसका मतलब क्या है? अरस्तू कहता है कि राज्य और समाज भी नैसर्गिक या प्राकृतिक है, परिवार भी नैसर्गिक या प्राकृतिक है। इसका मतलब ये है कि अरस्तू ये कहता है कि मनुष्य के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त सामाजिक भावना पाई जाती है, सामाजिकता की भावना पाई जाती है। मनुष्य के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त सामाजिकता की भावना पाई जाती है। तो ये जो सामाजिकता की भावना मनुष्य के अंतर्गत पाई जाती है, ये प्रकृति ने ही उसको दी हुई है, मतलब प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति ने उसको दिया हुआ है मनुष्य को। कौन सी भावना? सामाजिकता की भावना। इस भावना के कारण कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। अरस्तू कहता है कि जो भी कोई व्यक्ति अकेला रहता है ना, या तो भगवान है और या वो पशु है। अगर व्यक्ति अकेला रह रहा है, मतलब समाज में या राज्य में नहीं रह रहा, तो या तो भगवान है या पशु है। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि प्रकृति ने मनुष्य के अंतर्गत जो सामाजिकता की भावना दी है, उसके कारण में अन्य लोगों के साथ मिलकर ही रह सकता है, अकेला नहीं रह सकता। अकेला रहेगा भगवान हो गया, पशु हो। मनुष्य की सामाजिकता की भावना के कारण ही दूसरे लोगों के साथ रहता है, और जब वो दूसरे लोगों के साथ रहता है तो उससे क्या है, कुछ लोगों के साथ रहते हैं तो परिवार अस्तित्व में आ जाता है। तो परिवार बना इसलिए क्योंकि मनुष्य के अंतर्गत कौन सी भावना पाई जाती है? सामाजिकता की भावना। इसलिए, और ये सामाजिकता की जो भावना है, ये किसके कारण है? ये प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति ने मनुष्य को दी है। इसलिए प्रकृति प्रदत्त सामाजिकता की भावना के कारण परिवार का अस्तित्व होता है। अतः परिवार प्राकृतिक संस्था, कैसी संस्था है? प्रकृति प्रदत्त संस्था है, प्रकृति के द्वारा दी हुई मनुष्य की सामाजिकता की भावनाओं के द्वारा निर्मित संस्था। तो प्राकृतिक का ही पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नैसर्गिक। अतः अरस्तू परिवार को प्राकृतिक या नैसर्गिक संस्था कहता है। ये बात समझ में आ रही है? फिर परिवार में किस किस को मानता है? पति, पत्नी, बच्चे, मालिक और दास। यहां पे गौर करना, पति, पत्नी, बच्चे, मालिक और दास, ये सब परिवार के सदस्य हैं। दास को परिवार का सदस्य मानता है। तो आपने अरस्तू दास प्रथा का सिद्धांत पढ़ा है। दास प्रथा के सिद्धांत में आपने ये पढ़ा है कि दास की स्थिति घरेलू नौकर से अलग होती है। वर्तमान में जो घरेलू
असमानता, ये कंसेप्ट है जो आपको पकड़ने हैं। अरस्तु कहता है परिवार असमानता का क्षेत्र है और परिवार से अधिक समानता का क्षेत्र राज्य है। परिवार से अधिक समानता का क्षेत्र राज्य समाज। अब परिवार असमानता का क्षेत्र क्यों है? क्योंकि परिवार में पाए जाने वाले ये जो सदस्य हैं इनमें आयु के आधार पर अंतर, आयु में असमानता है, लैंगिक असमानता का अरस्तु बहुत बड़ा समर्थक है। महिलाओं को बड़ी ही दृष्टि से देखता था। अभी महिला संबंधी विचार की बात करने हैं अरस्तु के, वो कहता था कि महिला बाई नेचर या प्रकृति प्रदत्त मंदबुद्धि की होती है, संकीर्ण दिमाग की होती है और उसकी अधीनता पुरुष के अधीन उसको रहना चाहिए और पुरुष की अधीनता में ही महिला का कल्याण है। पुरुष की शोभा आदेश देने में है और महिला की शोभा उन आदेशों का पालन करने में। मतलब महिला को बाई नेचर मंदबुद्धि, अल्पज्ञानी, कम तार्किक, संकीर्ण, नेरो माइंडेड इस तरीके से अरस्तु मानता है। और अरस्तु कहता है कि महिला का जो कार्य क्षेत्र है वो घर के अंतर्गत है और महिला पुरुष की शोभा क्या है? महिला को आदेश देने में। और महिला की शोभा किसमें है? वो पुरुष आदेश को मानता है। इस तरीके से अरस्तु करता है। तो महिला के बारे में ये दृष्टि के विचार। तो ऐसे ही वो कहता है कि परिवार एक असमानता का क्षेत्र है। क्यों? कि लिंग के आधार पर असमानता है नहीं, परिवार में है। महिला को ये दृष्टि दे रहा है लिंग के आधार पर असमानता, लिंग की बजाय फिर आयु के आधार पर भी असमानता है। आयु के आधार पर भी असमानता है, उम्र के आधार पर असमानता हो गई, लिंग के आधार पर असमानता हो गई। परिवार के सदस्यों में योग्यता और गुणों में भी अंतर पाया जाता है। इसलिए अरस्तु कहता है कि परिवार एक असमानता का क्षेत्र है और उससे अधिक समानता का जो क्षेत्र आएगा वो कौन सा होगा? राज्य। तो ये अरस्तु के परिवार संबंधी विचार, महिला संबंधी विचार। अब अरस्तु का अगला विचार हम पढ़ रहे हैं, अरस्तु का लौकिकवाद। आज एक टॉपिक नोट लिखाया था मैं आपको थोड़ी देर पहले, अरस्तु का लौकिकवाद। तो लौकिकवाद का मतलब क्या है ये समझता हूं। पुराने टाइम में जो आरएएस परीक्षा सब्जेक्ट बेसिस होती थी तो 5 लाइन का या 50 शब्द का ये सवाल बार बार परीक्षा में पूछा जाता था कि अरस्तु का लौकिकवाद क्या है, अरस्तु का लौकिकवाद क्या है। अगर लौकिकवाद शब्द राजनीति विज्ञान में आपके सामने कहीं पर भी आ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि वैज्ञानिकता या यथार्थता के नजदीक होना। किसके नजदीक होना? वैज्ञानिकता व यथार्थता के नजदीक होना, उसको लौकिक बोलते हैं। लौकिक का मतलब क्या होता है? इस लोक से संबंधित, और जो इस लोक से संबंधित होता है वो अपनी इंद्रिय अनुभव का विषय होता है कि होता है। इस लोक से संबंधित है, हमारे इंद्रिय अनुभव का विषय है। और अगर हमारे इंद्रिय अनुभव का विषय है तो उस ज्ञान को प्राप्त करने में किसी प्रकार का कोई संदेह होता है क्या? संदेह नहीं होता। फिर वो यथार्थ ज्ञान होता है या नहीं होता? यथार्थ का मतलब होता है जिसका जैसा अर्थ है वैसा, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा जैसा तुम देख रहे हो। तो उसमें वैज्ञानिकता या यथार्थता या अनुभविकता आपके लिए नहीं आती, ज्यादा साइंटिफिक होगा नहीं होगा। तो यही अरस्तु का लौकिकवाद है। और अरस्तु अपने लौकिकवाद में क्या कहता है कि अरस्तु से पहले के जितने भी विचार हुए थे वो राजनीति शास्त्र को आचार शास्त्र या नीति शास्त्र के अंग के रूप में पढ़ते थे। आचार शास्त्र या नीति शास्त्र के एक अंग के रूप में पढ़ते थे। मतलब राजनीति शास्त्र को एक स्वतंत्र पठन विषय के रूप में नहीं पढ़ते थे। हाँ जी, पहले क्यों नहीं बताया जब कह रही थी तो? अरे हमको तो बताते। ये इस तरीके से अब थोड़ी सी क्या है, क्लास कमजोर हो गई है। तो मैं पहले ही बताना चाहिए था, मैं भूल गया, लेट लगाना।
सब भैया से नहीं मुझे कहना चाहिए था, ठीक है। अब चलिए खैर कोई नहीं कोई नहीं, पहले जो मैंने पढ़ाया था उसकी आवाज़ कुछ हद तक तो आई होगी, अब थोड़ा सा क्लियर आ जाएगी। हाँ भाई, अरस्तु का लौकिकवाद हम पढ़ रहे हैं, और इससे पहले जो हमने अरस्तु का परवार संबंधी विचार पढ़ा है, समझने के स्तर पर ऐसा हो सकता है कि तुमको आवाज़ कुछ हल्की आए, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद मैं नोट्स बनवाऊंगा तो वो बड़े सरल भाषा में रहेंगे, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल अरस्तु के लौकिकवाद को देखिए। लौकिक शब्द का मतलब होता है इस लोक से संबंधित। इस लोक से संबंधित का मतलब होता है हमारे इंद्रिय अनुभव के विषयों से संबंधित, कि जो हम अपनी इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं उनसे संबंधित, ठीक है। तो लौकिकवाद के अंतर्गत वैज्ञानिकता या अनुभविकता या यथार्थता निहित है या नहीं है? लौकिक का मतलब है जो वैज्ञानिकता या यथार्थता के नज़दीक हो, क्योंकि जो इस लोक से संबंधित है वह हमारे इंद्रिय अनुभव का विषय है, और अगर हमारे इंद्रिय अनुभव का विषय है तो उसका प्रत्यक्ष ज्ञान हमको प्राप्त होता है कि नहीं होता है? जब प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इंद्रिय अनुभव का विषय है, तो उसमें वैज्ञानिकता होगी कि नहीं होगी? होगी। यथार्थता, यथार्थता मतलब जिसका जैसा अर्थ है ठीक वैसा, वो यथार्थता होगी या नहीं होगी? होगी। तो वैज्ञानिक या यथार्थ ज्ञान होगा कि नहीं होगा? होगा। कि जो लौकिक ज्ञान है वो वैज्ञानिक ज्ञान है और वह यथार्थ ज्ञान है। तो अरस्तु का लौकिकवाद क्या है कि अरस्तु से पहले के जितने भी विचारक थे वो राजनीति विज्ञान को या राजनीति शास्त्र को, सबसे पहले तो राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान अरस्तु ने कहा था पुराने टाइम पे। वर्तमान समय पर मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट महिला ने इसको राजनीति विज्ञान का नाम दिया है। राजनीति पुराना नाम है जो अरस्तु ने दिया था, पॉलिटिक्स, और राजनीति विज्ञान आधुनिक नाम है जो मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट ने दिया है। तो अरस्तु से पहले जितने भी राजनीति विचारक थे वो क्या करते थे? वो राजनीति शास्त्र को आचार शास्त्र या नीति शास्त्र के एक अंग के रूप में पढ़ते थे, अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ते थे। समझ गए? अरस्तु ने राजनीति शास्त्र का आचार शास्त्र या नीति शास्त्र से पृथक्करण किया सबसे पहली बार, और इसको एक स्वतंत्र व स्वायत्त विषय का दर्जा दिया कि जब अरस्तु, अच्छा, लेकिन अरस्तु ने राजनीति शास्त्र का आचार शास्त्र या नीति शास्त्र से कहीं कहीं पर तो पृथक्करण किया है, पूर्ण पृथक्करण नहीं किया। जब अरस्तु क्रांति का सिद्धांत देता है, जब अरस्तु क्रांति का सिद्धांत देता है या संविधानों के वर्गीकरण, संविधानों के वर्गीकरण के बाद, संविधानों के वर्गीकरण के बाद सर्वश्रेष्ठ संविधान का सिद्धांत देता है। सर्वश्रेष्ठ संविधान का सिद्धांत देता है, क्रांति का सिद्धांत देता है, और संविधानों का वर्गीकरण के बाद या तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद सर्वश्रेष्ठ संविधान का सिद्धांत देता है। तब अरस्तु यथार्थवादी होता है। कैसा हो जाता है? यथार्थवादी। लेकिन जब अरस्तु ये कहता है कि राज्य व्यक्ति के जीवन के लिए अस्तित्व में आया है, लेकिन इसका उद्देश्य मनुष्य को सदजीवन की प्राप्ति है, तो मनुष्य को कैसे जीवन की प्राप्ति है? राज्य का उद्देश्य है सदजीवन की प्राप्ति है। तो जैसे ही वो सदजीवन की बात करता है, वापस वो आचार शास्त्र या नीति शास्त्र में राजनीति शास्त्र को लपेट देता है। वापस सुन लीजिए, पॉइंट ये है कि अरस्तु दुनिया का पहला ऐसा विचारक है जिसने राजनीति शास्त्र को आचार शास्त्र या नीति शास्त्र से पृथक किया, लेकिन उसने राजनीति शास्त्र का आचार शास्त्र या नीति शास्त्र से पूर्ण पृथक्करण नहीं किया। कहीं कहीं पर तो उसने पृथक्करण किया है, और कहीं कहीं पर राजनीति शास्त्र को आचार शास्त्र या नीति शास्त्र से जोड़े रखा है। पृथक्करण कहाँ किया है कि जब अरस्तु क्रांति का सिद्धांत देता है, संविधानों के वर्गीकरण के बाद अपने सर्वश्रेष्ठ संविधान का सिद्धांत देता है, तब वो राजनीति शास्त्र को आचार शास्त्र से पृथक कर देता है। मतलब अधिक यथार्थ ज्ञान देता है, वैज्ञानिक ज्ञान देता है, अनुभविक ज्ञान देता है। तब वो राजनीति शास्त्र को आचार शास्त्र या नीति शास्त्र से पृथक कर देता है। लेकिन जब अरस्तु ये कहता है कि राज्य का उद्देश्य राज्य मनुष्य के जीवन के लिए अस्तित्व में आया है, और उसका उद्देश्य
मनुष्य को सदजीवन की प्राप्ति करना है, तब वो राजनीति शास्त्र या आचार शास्त्र को आचार शास्त्र या नीति शास्त्र में लपेट देता है। मतलब तब पृथक्करण नहीं करता है। कब नहीं करता है? जब वो सदजीवन की बात करता है। सदजीवन की प्राप्ति की जब वो बात करता है तब वो वैज्ञानिक नहीं रहता, तब वो यथार्थवादी नहीं रहता, या तब वो आचार शास्त्र या नीति शास्त्र में राजनीति शास्त्र को लपेट देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वैज्ञानिक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान कब संभव है? जब किसी एक चीज के बारे में ठीक वैसा कहा जाए जैसा वो है, अध्ययन तथ्यों के आधार पर हो, इंद्रिय अनुभव के आधार पर हो, तो वह अध्ययन कैसा होता है? वैज्ञानिक अध्ययन या यथार्थ अध्ययन होता है। ठीक है। और जब कोई चीज जैसी है उससे ज्यादा कही जाए या कम कही जाए, तो फिर उसमें यथार्थता ज्यादा होगी या मूल्यात्मकता ज्यादा होगी? जो चीज जैसी है उससे ज्यादा कही जाए या कम कही जाए, तो मूल्यात्मकता ज्यादा होगी या यथार्थता ज्यादा होगी? मूल्यात्मक। यथार्थ तो वो होता है कि जो चीज जैसी है ठीक वैसी कहे ना। यथार्थता, तथ्यात्मकता, यथार्थता, अनुभविकता, दो और दो चार होते हैं। यथार्थता, तथ्यात्मकता। ठीक है। मैं आपको अभी एक कोल्ड ड्रिंक मंगा के सारे लोगों को दूं कि हाँ भाई बताओ ये क्या है, तुम कहोगे साहब ये कोल्ड ड्रिंक है, यथार्थता। लेकिन या अभी तुम सभी लोगों को चाय मिले, मैं आपसे पूछूंगा बताओ ये क्या है, तो आप बोलोगे चाय, यथार्थता। फिर मैं आपसे पूछूंगा ये चाय कैसी है, तो हर एक का उत्तर अलग अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अपना अपना मूल्यात्मकता या आचार शास्त्र उसमें शामिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो जब एक चीज के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है, तो वहाँ यथार्थता होती है कि मूल्यात्मकता होती है? मूल्यात्मकता होती है। सदजीवन के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है या नहीं है? है। मैं आपसे पूछूं सदजीवन क्या है, कोई व्यक्ति कह देगा साहब, आप कह दोगे हमारे फर्स्ट ग्रेड में स्कूल लेक्चरर की नौकरी लग जाए सदजीवन हो जाएगा। कोई कहेगा कि हमारी तो नौकरी लग जाए वही सदजीवन हो जाएगा। और मैं किसी लेक्चरर से बात करूं कि भाई सदजीवन क्या है, वो कहेगा यार मेरा RAS में हो जाए तो सदजीवन हो जाएगा। RAS से पूछा जाए सदजीवन क्या है, सब IAS में सिलेक्शन हो जाए सदजीवन है। IAS पूछेगा साहब चीफ सेक्रेटरी बन जाए तो सदजीवन है। तो सदजीवन, श्रेष्ठ जीवन, अच्छा जीवन, इसकी परिभाषा हर व्यक्ति की नज़र में अलग अलग है कि नहीं है? जब किसी एक चीज़ के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है, तो वहाँ पे मूल्यात्मकता या आचार शास्त्र या नीति शास्त्र प्रभावी होता है कि नहीं होता? तो जब अरस्तु सदजीवन की बात करता है तो उस समय पे वो राजनीति शास्त्र को आचार शास्त्र या नीति शास्त्र में लपेट देता है कि नहीं लपेट देता? इसलिए अरस्तु पहला ऐसा विचारक है जिसने राजनीति शास्त्र को आचार शास्त्र या नीति शास्त्र से पृथक किया है। यही अरस्तु का लौकिकवाद है। उसने आनुभविक अध्ययन किया है, तथ्यात्मक अध्ययन किया है, वैज्ञानिक अध्ययन किया है और अपने निष्कर्ष निकाल के सिद्धांत बनाए हैं। ये अरस्तु का लौकिकवाद है। क्रांति का सिद्धांत बनाना, संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करना, संविधानों का वर्गीकरण करना, सर्वश्रेष्ठ संविधान का सिद्धांत देना, ये अरस्तु का लौकिकवाद है। यथार्थ अध्ययन है, वैज्ञानिक अध्ययन है, तथ्यात्मक अध्ययन है। लेकिन क्या अरस्तु का लौकिकवाद या यथार्थवाद हर स्थिति पर है या सारे विचारों में है? नहीं, कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं पर नहीं है। तो राजनीति शास्त्र का आचार शास्त्र या नीति शास्त्र से कहीं कहीं पर तो पृथक्करण किया है, लेकिन कहीं कहीं पर उसको उसमें वापस लपेट दिया है। कब लपेट दिया है? कि जब वो सदजीवन की बात करता है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य या राज्य का उद्देश्य मनुष्य को सदजीवन की प्राप्ति करना है, तो सदजीवन की परिभाषा तो हर व्यक्ति की नज़र में अलग अलग हो जाएगी। तो जब एक ही चीज़ की परिभाषा सभी की नज़र में अलग अलग हो जाएगी, तो वहाँ पर यथार्थता रहेगी क्या? नहीं रहेगी। मूल्यात्मकता आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। समझ गए? तो मैकियावली ऐसा पहला विचारक है जिसने राजनीति शास्त्र को आचार शास्त्र या नीति शास्त्र से पूर्ण पृथक्करण कर दिया। अरस्तु पहला विचारक है जिसने किया, लेकिन कहीं कहीं पर किया, कहीं कहीं पर नहीं किया। लेकिन पहला विचारक वह कौन जिसने पूरी तरीके से पृथक कर दिया? मैकियावली। समझ गए? यह अरस्तु का लौकिकवाद है। अगला सिद्धांत हमने लिखा था अरस्तु के स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत। स्वर्णिम मध्यमान, ये कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में आता है। स्वर्णिम माध्य या स्वर्णिम माध्य भी आ जाता है पेपर में कि स्वर्णिम माध्य का सिद्धांत किसने दिया? अरस्तु। तो इसका मतलब क्या समझो? अरस्तु एक व्यावहारिक विचारक है, मतलब जो असल में चीज़ों को समझने वाला,
ज़्यादा आदर्शवादी और कल्पनावादी नहीं है, केवल दिमाग ही दिमाग में सोचते रहते हैं, व्यवहार में जो चीज़ अस्तित्व में होती नहीं है खाली उनकी कल्पना करते रहते हैं। अरस्तु ऐसा नहीं है। अरस्तु एक व्यावहारिक विचारक है, उसको दुनियादारी की पूरी व्यावहारिक अनुभव है और पूरी समझ है। इसलिए अरस्तु सारे प्रकार की अतियों से बचता है। अति का मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं ना लोग, व्यावहारिक विचारक है भाई। इसलिए सारे प्रकार की अतियों का निषेध करता है। अतियों का निषेध का मतलब क्या है? अति क्या होती है? जो लोग एक्सट्रीम अति, मतलब हर चीज की अति बुरी होती है, कहते हैं ना कि जो लोग कहते हैं वैसा पढ़ना चाहिए, दिन रात पढ़ रहे हैं 18 19 घंटे पढ़ रहे हैं, या बिल्कुल नहीं पढ़ रहे 2 महीने तक एक अक्षर भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो भी अति है, लापरवाही की अति है। और वो क्या है? पढ़ने की अति है। तो अरस्तु एक मध्यम मार्गी विचारक है, व्यावहारिक विचारक है। वो ये मानता है कि दुनिया का सार मध्यम मार्ग में है। दुनिया का सार किस चीज में है? कि सबसे बेस्ट मार्ग कौन सा होता है? मध्यम मार्ग। सारे प्रकार की अतियों का वह क्या करता है? निषेध करता है। तो अरस्तु क्या कहता है कि मध्यम वर्ग ही सबसे बेस्ट वर्ग है राज्य में स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। क्योंकि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो तो विलासी ज़्यादा हो जाते हैं, और निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं वो झगड़ालू और हिंसक होते हैं। तो जिस राज्य में जितने ज़्यादा मध्यम वर्ग के लोग पाए जाएंगे, उस राज्य में उतना ज़्यादा राजनीतिक स्थायित्व पाया जाएगा। मध्यम वर्ग के लोग, जिस राज्य में मध्यम वर्ग के लोग ज़्यादा होंगे उस राज्य में राजनीतिक स्थायित्व ज़्यादा पाया जाएगा। तो किसी राज्य में राजनीतिक स्थायित्व के लिए अरस्तु मिश्रित संविधान और मध्यम वर्ग के लोगों का बाहुल्य उचित मानता है कि मध्यम वर्ग के लोग ज़्यादा हों और मिश्रित संविधान हो। तो अरस्तु जब संविधानों का वर्गीकरण करेगा ना, तो अपने जो सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो सिद्धांत देगा उसमें वो अपना सर्वश्रेष्ठ राज्य कहता है पॉलिटी। उसका नाम क्या दिया है उसने? कि अरस्तु के सर्वश्रेष्ठ राज्य जिसको वो पॉलिटी कह रहा है, तो अरस्तु कह रहा है उसमें मिश्रित संविधान होगा तथा मध्यम वर्ग के हाथ में सत्ता होगी। तो हर चीज में अरस्तु मध्यम मार्ग ही है। अरस्तु से मध्यम मार्ग को कहता है वो स्वर्ण मार्ग, सबसे बढ़िया मार्ग है। सारे प्रकार की अतियों को वर्जित करना चाहिए। तो अरस्तु से पूछा गया राज्य का आकार कितना हो? कि ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो, इतना हो कि काम चल जाए, इतना उसमें प्रोडक्शन हो जाए, उत्पादन हो जाए, फसल उत्पादन हो जाए, काम चल जाए। अरस्तु से पूछा गया कि राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, हर चीज में मध्यम मार्ग ही है अरस्तु। यहाँ पे भी वो मध्यम मार्ग ही है। तो मध्यम मार्ग को स्वर्णिम मार्ग या स्वर्णिम माध्य का सिद्धांत अरस्तु बोलता है। फिर इसके बाद आपने अगला पॉइंट लिखा है अरस्तु के विधि का शासन। मध्यम मार्ग को वो औसत का तर्क कहता है। क्या कहता है? औसत का तर्क। एक टर्म है, अभी मैं सारे नोट्स बनवाऊंगा आपको, लिखाऊंगा तो उनको याद कर लेना। हाँ भाई, विधि के शासन का समर्थन करता है कि नहीं करता है? विधि का शासन अरस्तु समर्थक है भाई पूरी तरीके से। वो कहता है कि एक व्यक्ति का शासन, चाहे वह व्यक्ति कितना भी इंटेलिजेंट है, कितना भी श्रेष्ठ है, विधि या कानून के शासन से अच्छा नहीं हो सकता। प्लेटो एक व्यक्ति को सारी सत्ता देता है कि नहीं देता? दार्शनिक शासक को देता है कि नहीं देता? अरस्तु कहता है कि नहीं, कि चाहे व्यक्ति कितना भी इंटेलिजेंट है एक व्यक्ति, लेकिन वह विधि के शासन से अच्छा नहीं हो सकता। शासन तो विधि का या कानून का ही होना चाहिए। अरस्तु संविधानवाद का जनक कहलाता है। संविधानवाद का जनक। संविधानवाद का जनक का मतलब क्या है? कि संविधानवाद एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी राज्य का एक निश्चित संविधान हो और उस राज्य का शासन कानून या संविधान के द्वारा सीमित हो या कंट्रोल्ड हो या प्रतिबंधित हो या संविधान के अनुसार चलने वाला हो, वह स्थिति संविधानवाद कहलाएगी। मतलब मर्यादित शासन हो, संवैधानिक शासन हो, संविधान के अनुसार शासन चल रहा हो। तो ये अरस्तु की पॉलिटिक्स में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? कानून के शासन या विधि के शासन की अवधारणा पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही? यद्यपि ये कानून का शासन या विधि का शासन प्लेटो की पुस्तक दालोज में भी पाया गया है, और दालोज से ही प्रेरित है अरस्तु विधि के शासन के संदर्भ में अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? तो अरस्तु अपनी जो पुस्तक पॉलिटिक्स लिखेगा तो वो दालोज से प्रभावित है। उसमें विधि या कानून के शासन की अवधारणा दे रहा है कि नहीं दे रहा? अरस्तु कहता है कि कानून आवेग रहित विवेक है।
कानून को आवेग रहित विवेक कौन बोलता है? कि ऐसा विवेक है जो आवेग या इमोशन से रहित है। अगर आप आवेगों से प्रेरित होकर कोई निर्णय लेते हो तो वो निर्णय सही रहते हैं कि गलत रहते हैं? गलत रहते हैं। आवेग रहित विवेक, प्योर विवेक, और आवेग युक्त विवेक या आवेगों से युक्त होकर अगर आप कोई निर्णय लेते हो तो गलती होने का चांस बनता है कि नहीं बनता? तो कानून की महत्ता रस्तु बताता है, कानून का शासन होना चाहिए। और आवेग रहित विवेक, आवेग किसी भी प्रकार के आवेग या इमोशंस जो आपके अंतर्गत आते हैं, इमोशनल व्यक्ति सही निर्णय लेता है, गलत निर्णय लेता है? गलत ही निर्णय लेता है। और अगर आवेग रहित विवेक होगा तो प्योर विवेक होगा कि नहीं होगा? तो प्योर विवेक की तुलना कर रहा है अरस्तु कानून से। तो जब प्योर विवेक है, इमोशन लेस विवेक है, प्योर विवेक है, तो सही निर्णय होगा कि नहीं होगा? तो उस कानून के द्वारा ही शासित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एक व्यक्ति के शासन की तुलना में कानून के शासन को महत्ता प्रदान करता है। संवैधानिक शासन, मर्यादित शासन, सीमित शासन, प्रतिबंधित शासन, ये अरस्तु के चिंतन में पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? संविधानवाद का जनक कहलाता है कि नहीं कहलाता? कहलाता। ठीक है, तो आज जितना हमने समझा है उसके आप नोट्स बना लो। इसके बाद अरस्तु चलता रहेगा, आगे भी कई सारे टॉपिक्स कराने हैं इसके। अब लिखिए, आप नोट्स बनाना शुरू करें। हेडिंग डाल दो, अरस्तु का परिवार। आवाज थोड़ी साफ नहीं आई थी स्टार्टिंग में, तो अब सुन लेना। अरस्तु का परिवार लिखो डैश डाल के। पति पत्नी, संतान, मालिक और दास। पति पत्नी संतान, मालिक और दास। सब मिलकर परिवार बनाते हैं। सब मिलकर परिवार बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, परिवार एक स्वाभाविक प्राकृतिक, स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था है। परिवार एक स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था है। स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था है। संस्था समुदाय, स्वाभाविक या प्राकृतिक को अंडरलाइन डाल दो। अरस्तु राज्य समाज को भी स्वाभाविक या प्राकृतिक या नैसर्गिक बताता है, और परिवार को भी स्वाभाविक या प्राकृतिक या नैसर्गिक बताता है। क्यों बताता है वो मैं समझा चुका हूं आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्त्री व पुरुष की असमानता का समर्थक है। स्त्री व पुरुष की असमानता का समर्थक है, मतलब लैंगिक असमानता का समर्थक है या नहीं है? अरस्तु लैंगिक असमानता का समर्थक है। और प्लेटो कैसा है? प्लेटो कैसा है? वो लैंगिक समानता का समर्थक है। तो अरस्तु जैसा बहुत बड़ा इंटेलिजेंट विचारक भी लैंगिक असमानता को मानता है। आगे लिखिए, परिवार का मुखिया पति होता है। परिवार का मुखिया पति होता है। मुखिया पति है, अतः किस प्रकार के परिवारों का समर्थन करता है? पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक व्यवस्था का समर्थक है। परिवार का मुखिया पति होता है, अतः पितृसत्तात्मक व्यवस्था का समर्थक है। नेक्स्ट पॉइंट, अरस्तु के अनुसार, अब इन्वर्टेड कोमा देना, कोटेशन आ रही है। अरस्तु के अनुसार परिवार असमानता का क्षेत्र है। परिवार असमानता का क्षेत्र है क्योंकि इसके सदस्यों में लिंग कोमा आयु, क्योंकि इसके सदस्यों में लिंग कोमा आयु व क्षमता, सदस्यों में लिंग, आयु कोमा क्षमता या गुणों की वजह से, लिंग, आयु, क्षमता या गुणों की वजह से अंतर पाया जाता है। गुणों की वजह से अंतर पाया जाता है। ठीक है, अब असमानता का क्षेत्र लिखो। असमानता का क्षेत्र लिखिए डैश डाल के। अरस्तु के अनुसार
परिवार असमानता का क्षेत्र है, परिवार असमानता का क्षेत्र है, असमानता का क्षेत्र है, जबकि परिवार से अधिक, जबकि परिवार से अधिक महत्वपूर्ण, परिवार से अधिक महत्वपूर्ण समानता का क्षेत्र, परिवार से अधिक महत्वपूर्ण समानता का क्षेत्र, महत्वपूर्ण समानता का क्षेत्र राज्य के रूप में विकसित होता है। परिवार से अधिक महत्वपूर्ण समानता का क्षेत्र राज्य के रूप में विकसित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अरस्तु के अनुसार, अरस्तु के अनुसार राजा का अपने नागरिकों पर शासन, राजा का अपने नागरिकों पर शासन तथा मुखिया का परिवार पर शासन, राजा का अपने नागरिकों पर शासन तथा मुखिया का परिवार पर शासन, मुखिया का परिवार पर शासन एक जैसा नहीं होता, मुखिया का परिवार पर शासन एक जैसा नहीं होता। नेक्स्ट कोटेशन लिखिए, अरस्तु के अनुसार, इन्वर्टेड कोमा देना, राजा की प्रजा पर सत्ता, राजा की प्रजा पर सत्ता, राजा की प्रजा पर सत्ता और मालिक की दास पर सत्ता, राजा की प्रजा पर सत्ता और मालिक की दास पर सत्ता, दास पर सत्ता एक नहीं है, अलग अलग है, एक नहीं है, अलग अलग है, नहीं है, अलग अलग है। यहीं पर हेडिंग डालिए, महिलाओं से संबंधित विचार, महिलाओं से संबंधित विचार, लिखो डैश डाल के। अरस्तु लैंगिक असमानता का समर्थक है, अरस्तु लैंगिक असमानता का समर्थक है, लैंगिक असमानता का समर्थक है। महिला को नागरिकता का अधिकार नहीं देता, महिला को नागरिकता का अधिकार नहीं देता, वह महिला को अनुत्पादक पुरुष, अनुत्पादक पुरुष, महिला को क्या नाम देता है भाई? अनुत्पादक पुरुष है भाई, ये तो अनुत्पादक पुरुष का नाम देता है, अनुत्पादक पुरुष कहता है, तथा कहता है कि, तथा कहता है कि पुरुष एक विशेष क्षमता, कहता है कि पुरुष एक विशेष क्षमता, और विशेष क्षमता के कोष्टक में लिख दीजिए शासन कार्यों में भागीदारी की, पुरुष एक विशेष क्षमता, और विशेष क्षमता के कोष्टक में लिख दीजिए शासन कार्यों में भागीदारी की विशिष्ट क्षमता, फिर कोष्टक के बाहर लिखें के कारण पुरुष होता है, पुरुष एक विशेष क्षमता के कारण पुरुष होता है, कारण पुरुष होता है, जबकि स्त्री, जबकि स्त्री विशेष अक्षमता के कारण, स्त्री विशेष अक्षमता के कारण स्त्री होती है, स्त्री विशेष अक्षमता के कारण स्त्री होती है, विशेष अक्षमता के कारण स्त्री होती है। लिख लिया? महिलाओं को नागरिकता का अधिकार नहीं देता, लिख लिया ये बात? आगे लिखो इसी में, महिला का कार्य क्षेत्र, महिला का कार्य क्षेत्र घर की चार दीवारी के अंदर, महिला का कार्य क्षेत्र घर की चार दीवारी के अंदर ही मानता है, महिला का कार्य क्षेत्र घर की चार दीवारी के अंदर ही मानता है। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु के अनुसार इन्वर्टेड को बंद है ना, कोटेशन है, स्त्री स्वभाव से हीन होती है, अरस्तु के अनुसार स्त्री स्वभाव से हीन होती है,
स्वभाव से हीन होती है। पुरुष की अधीनता में ही उसका कल्याण है, पुरुष की अधीनता में ही उसका कल्याण है, अधीनता में ही उसका कल्याण है। पुरुष की शोभा आदेश देने में है, पुरुष की शोभा आदेश देने में है, तथा स्त्री की शोभा, पुरुष की शोभा आदेश देने में है तथा स्त्री की शोभा उसका पालन करने में है, स्त्री की शोभा उसका पालन करने में है। पालन करने में, लिख लिया। अब हेडिंग डालिए, स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत। स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत लिखो टेस्ट डाल के। लौकिकवाद लिखा दिया रस्तु का, नहीं लिखाया? हेडिंग डालो, स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत लिख लिया, लिख लो, इसी को लिख लो पहले, लिखो टेस्ट डाल के। अरस्तु एक आनुभविक व व्यावहारिक विचारक था। अरस्तु एक आनुभविक व व्यावहारिक विचारक था। आनुभविक व व्यावहारिक विचारक था। वह सभी प्रकार की अतियों को वर्जित करता है। अतियों को, अति, व्यावहारिक विचारक था, वह सभी प्रकार की अतियों को वर्जित करता है, वर्जित करता है तथा मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है। तथा मध्यम मार्ग, इन्वर्टेड कोमा अंडरलाइन, मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है। इसे वह, किसको? मध्यम मार्ग को। इसे वह औसत का तर्क, तो औसत का तर्क किसको कहता है भाई अरस्तु? मध्यम मार्ग को। इसे वह औसत का तर्क कहता है, औसत का तर्क कहता है। नेक्स्ट पॉइंट, अरस्तु के अनुसार इन्वर्टेड कोमा देना कोटेशन है, वह राज्य अच्छा होता है। अरस्तु के अनुसार वह राज्य अच्छा होता है जिसमें मध्यम वर्ग के लोग ज़्यादा होंगे। वह राज्य अच्छा होता है जिसमें मध्यम वर्ग के लोग ज़्यादा होंगे, फिर वहाँ क्रांति नहीं होगी। वह राज्य अच्छा होता है जिसमें मध्यम वर्ग के लोग ज़्यादा होंगे, फिर वहाँ क्रांति नहीं होगी, क्रांति नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अरस्तु ने अपने सर्वश्रेष्ठ राज्य, अरस्तु ने अपने सर्वश्रेष्ठ राज्य, पॉलिटी, सर्वश्रेष्ठ राज्य क्या बोला है उसको उसने? अरस्तु ने अपने सर्वश्रेष्ठ राज्य पॉलिटी में मिश्रित संविधान तथा मध्यम वर्ग के शासन पर जोर दिया। पॉलिटी में मिश्रित संविधान तथा मध्यम वर्ग के शासन पर जोर दिया, मध्यम वर्ग के शासन पर जोर दिया। लिख लिया? अगली हेडिंग डालिए, अरस्तु का लौकिकवाद। अरस्तु का लौकिकवाद। अरस्तु का लौकिकवाद, लिखो डैश डाल के। अरस्तु से पहले राजनीतिक विचारकों ने, अरस्तु से पहले राजनीतिक विचारकों ने राजनीति शास्त्र को आचार शास्त्र या नीति शास्त्र के, राजनीति शास्त्र को आचार शास्त्र या नीति शास्त्र के एक अंग के रूप में ही पढ़ा है। आचार शास्त्र या नीति शास्त्र के एक अंग के रूप में ही पढ़ा है।
लेकिन अरस्तु पहला विचारक है, लेकिन अरस्तु पहला विचारक है जिसने आचार शास्त्र या नीति शास्त्र से, आचार शास्त्र या नीति शास्त्र से राजनीति विज्ञान का पृथक्करण किया। अरस्तु पहला विचारक है जिसने आचार शास्त्र या नीति शास्त्र से राजनीति विज्ञान का पृथक्करण किया, विज्ञान का पृथक्करण किया और उसे स्वतंत्र विषय का दर्जा दिया, स्वतंत्र विषय का दर्जा दिया। यही अरस्तु का लौकिकवाद है। पैराग्राफ बदलो। लेकिन अरस्तु ने राजनीति शास्त्र या आचार शास्त्र से, लेकिन अरस्तु ने राजनीति शास्त्र या आचार शास्त्र से नहीं, लेकिन अरस्तु ने राजनीति विज्ञान का आचार शास्त्र या नीति शास्त्र से, लेकिन अरस्तु ने राजनीति विज्ञान का आचार शास्त्र या नीति शास्त्र से पूर्ण पृथक्करण नहीं किया। आचार शास्त्र या नीति शास्त्र से पूर्ण पृथक्करण नहीं किया, कहीं कहीं पर पृथक्करण किया है, कहीं कहीं पर पृथक्करण किया है और कहीं कहीं पर आचार शास्त्र या नीति शास्त्र में ही लपेट दिया है। कहीं कहीं पर पृथक्करण किया है और कहीं कहीं पर आचार शास्त्र या नीति शास्त्र में ही लपेट दिया है, नीति शास्त्र में ही लपेट दिया है। लिख दिया। जब अरस्तु क्रांति का सिद्धांत तथा राज्यों के तुलनात्मक अध्ययन के बाद, राज्यों के या संविधानों के तुलनात्मक अध्ययन के बाद सर्वश्रेष्ठ संविधान का सिद्धांत देता है। संविधानों के तुलनात्मक अध्ययन के बाद सर्वश्रेष्ठ संविधान का सिद्धांत देता है, सर्वश्रेष्ठ संविधान का सिद्धांत देता है, तब वह राजनीति को आचार शास्त्र या नीति शास्त्र से पृथक कर देता है। तब वह राजनीति को आचार शास्त्र या नीति शास्त्र से पृथक कर देता है, या नीति शास्त्र से पृथक कर देता है। लेकिन जब अरस्तु ये कहता है कि राज्य का उद्देश्य अपने नागरिकों के लिए सदजीवन की प्राप्ति है। राज्य का उद्देश्य अपने नागरिकों के लिए सदजीवन की प्राप्ति है, तब वो राजनीति शास्त्र को आचार शास्त्र या नीति शास्त्र में वापस लपेट देता है। तब वो राजनीति शास्त्र को आचार शास्त्र या नीति शास्त्र में वापस लपेट देता है, शास्त्र में वापस लपेट देता है। लिख लिया? पैराग्राफ बदल गए। मैकियावली पहला ऐसा विचारक था
मैकियावली, मैकियावली पहला ऐसा विचारक था, एक लाइन लिख लो, मैकियावली पहला ऐसा विचारक था जिसने राजनीति शास्त्र का आचार शास्त्र या नीति शास्त्र से पूर्ण पृथक्करण किया। अंडरलाइन डाल दो, जिसने राजनीति शास्त्र का आचार शास्त्र या नीति शास्त्र से पूर्ण पृथक्करण किया, पूर्ण पृथक्करण किया। लिख लिया? अब हेडिंग डालो विधि का शासन। विधि का शासन या कानून का शासन, इस पे क्या कहता है अरस्तु? विधि का शासन। और लिखो डैश डाल के, लिखो विधि के शासन का सर्वप्रथम वर्णन, विधि के शासन का सर्वप्रथम वर्णन वृहद रूप में, विधि के शासन का सर्वप्रथम वर्णन वृहद रूप में अरस्तु ने किया है। वृहद रूप में वर्णन किसने किया है भाई? अरस्तु ने किया है। यद्यपि प्लेटो की दालोज, प्लेटो की कौन सी किताब में वर्णन था? दालोज। यद्यपि प्लेटो की दालोज में भी विधि के शासन की अवधारणा थी, विधि के शासन की अवधारणा थी, विधि के शासन की अवधारणा थी, लेकिन अरस्तु ने विस्तृत रूप में इसका वर्णन किया, लेकिन अरस्तु ने विस्तृत रूप में इसका वर्णन किया, इसका वर्णन किया। और आधुनिक समय में विधि के शासन की अवधारणा से संबंधित, आधुनिक समय में विधि के शासन की अवधारणा से संबंधित प्रमुख विद्वान एवी डायसी, विधि के शासन की अवधारणा से संबंधित प्रमुख विद्वान एवी डायसी हैं, एवी डायसी हैं। इसी में लिखो नेक्स्ट पॉइंट, अरस्तु के अनुसार, अब कोटेशन आ रही है, इन्वर्टेड कोमा देना, कानून का शासन एक व्यक्ति के शासन से बेहतर है। कानून का शासन एक व्यक्ति के शासन से बेहतर होता है, बेहतर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अरस्तु संवैधानिक शासन तथा जन हिस्सेदारी का समर्थक था। संवैधानिक शासन और जन हिस्सेदारी का समर्थक था। भाई शासन कैसा होना चाहिए? संविधान के अनुसार चलने वाला। और जन हिस्सेदारी का मतलब क्या है? कि लोग, नागरिक जो हैं वो राज्य कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले होने चाहिए। जन हिस्सेदारी का समर्थक था। वह ईश्वर व तर्क बुद्धि को शासन करने देता है। ईश्वर व तर्क बुद्धि को शासन करने देता है। और जो व्यक्ति मनुष्य को शासन करने देता है, और जो व्यक्ति मनुष्य को शासन करने देता है, मनुष्य को शासन करने देता है, वह एक तरह से पशुओं को शासन करने देता है। जो व्यक्ति मनुष्य को शासन करने देता है वह एक तरह से पशुओं को शासन करने देता है, पशुओं को शासन करने देता है। इसका मतलब क्या है वो समझ लो। देखो सुनो, प्लेटो के दार्शनिक राजा के निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा को अरस्तु ने रिजेक्ट कर दिया। अरस्तु कहता है कि एक व्यक्ति चाहे कितना भी इंटेलिजेंट है, कानून के शासन से बेहतर नहीं हो सकता।
कानून को आवेग रहित विवेक कहता है, कानून को तर्क बुद्धि का शासन कहता है, ईश्वर का शासन कहता है। ईश्वर को उसने तर्क बुद्धि का चरम मान लिया, तर्क बुद्धि का चरम ईश्वर को मान लिया। तो कानून के शासन को तर्क बुद्धि का शासन कहता है, ईश्वर का शासन कहता है। तो फिर अरस्तु क्या कहता है कि कानून का शासन तर्क बुद्धि का शासन है, कानून का शासन ईश्वर का शासन है, कानून आवेग रहित विवेक है, अतः कानून का शासन बेटर है। एक व्यक्ति कितना भी इंटेलिजेंट हो, उसकी बजाय कानून का शासन ज्यादा बेटर है। जो कानून के द्वारा शासन होगा वह तर्क बुद्धि का शासन होगा, ईश्वर का शासन होगा। और जो एक व्यक्ति के या किसी भी व्यक्ति के शासन को अगर पसंद करता है या स्वीकार करता है, वो एक तरीके से पशुओं के द्वारा किए जाने वाले शासन को स्वीकार करता है। 2-3 पॉइंट और लिख लो। कानून तर्क बुद्धि का पर्याय है। अरस्तु के अनुसार कानून तर्क बुद्धि का पर्याय है। तर्क बुद्धि का पर्याय है जो किसी लालसा से विचलित नहीं होता। कानून तर्क बुद्धि का पर्याय है जो किसी लालसा से विचलित नहीं होता है। लालसा से विचलित नहीं होता है मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी इमोशन कानून को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि अगर इमोशन से प्रभावित होकर निर्णय लिए गए तो फिर वो निर्णय सही होंगे गलत होंगे? गलत होंगे। व्यक्ति इमोशनल होकर निर्णय लेगा तो गलत होंगे। फिर आगे लिखो इसमें, अर्थात कानून आवेगहीन विवेक है। कानून आवेगहीन विवेक, इन्वर्टेड कोमा अंडरलाइन। एक तो होता है आवेग युक्त विवेक, मतलब इमोशन से युक्त होकर कोई भी विवेकपूर्ण निर्णय लेना, और एक होता है आवेगहीन विवेक। तो आवेगहीन विवेक ज्यादा उपयुक्त होता है कि आवेग युक्त विवेक ज्यादा उपयुक्त होता है? अरे ज्यादा सही निर्णय कब होगा? जब आदमी आवेग से युक्त होकर निर्णय लेगा तब ज्यादा उपयुक्त होगा, या आवेगों को साइड में करके जब निर्णय लेगा हटा के? तो कानून को आवेग युक्त विवेक कौन सा विचारक कहता है? अरस्तु। और अरस्तु लास्ट की लाइन और लिख लो आज, लिखिए, अरस्तु संविधानवाद का जनक या पिता कहलाता है। अरस्तु संविधानवाद का जनक या पिता कहलाता है। संविधानवाद का जनक या पिता कहलाता है क्योंकि अरस्तु के चिंतन में, क्योंकि अरस्तु के चिंतन में सबसे पहले, क्योंकि अरस्तु के चिंतन में सबसे पहले कानून का शासन, क्योंकि अरस्तु के चिंतन में सबसे पहले कानून का शासन या सीमित शासन, कानून का शासन या सीमित शासन या संवैधानिक शासन, कानून का शासन या सीमित शासन या संवैधानिक शासन की विशेषताएं पाई जाती हैं, की विशेषताएं पाई जाती हैं, की विशेषताएं पाई जाती हैं, जो कि संविधानवाद की विशेषताएं हैं, जो कि संविधानवाद की विशेषताएं हैं, संविधानवाद की विशेषताएं हैं। ठीक है भाई। तो संविधानवाद का जनक कैसे कहा जाता है? अरस्तु को। क्योंकि संविधानवाद की विशेषताओं में विशेषता यह है कि उस देश का या उस राज्य का अपना एक संविधान होगा, उस संविधान के अनुसार शासन हो रहा होगा, शासन सीमित होगा, मर्यादित होगा, प्रतिबंधित होगा, कंट्रोल्ड होगा। तो ये विशेषता अरस्तु की पॉलिटिक्स में पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही? तो अरस्तु संविधानवाद का जनक कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है भाई। और पॉलिटिकल साइंस को टॉप लेवल पे पढ़ने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ, स्कूल लेक्चरर, ऑल इंडिया कोई भी परीक्षा, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद डी पारा सर सब्सक्राइब करें। ओके।